इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सचमुच इतिहास की धारा बदल दी। महात्मा गांधी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का प्रतीक बन गया। हाँ, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी उपलब्धियों को गिनना नहीं है। हमारे पास जो स्रोत है वो उनके जीवन की एक गाथा है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात का एक शर्मीला औसत दर्जे का छात्र और इंग्लैंड से लौटा एक झिझकने वाला वकील, बिल्कुल, वो महात्मा और राष्ट्रपिता कैसे बन गया। वो कौन से मोड़ थे, वो कौन सी चिंगारियां थी जिन्होंने मोहनदास को महात्मा में बदल दिया। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर से। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। दीवान यानी उस रियासत के प्रधानमंत्री कह सकते हैं। हाँ, और उनकी माँ पुतलीबाई एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। तो ये जो माहौल था ये उनके व्यक्तित्व को कैसे गढ़ रहा था, ये एक दिलचस्प मिश्रण था। मतलब पिता से उन्हें मिली प्रशासनिक समझ और राजनीतिक दांव पेच की दुनिया, उन्होंने बचपन से ही राजकाज को बहुत करीब से देखा। अच्छा। और दूसरी तरफ माँ थी जो वैष्णव परंपरा की गहरी आस्था वाली महिला थी। उनसे गांधी को मिले उपवास, आत्मशुद्धि और सभी जीवों के प्रति करुणा के संस्कार, सत्य और अहिंसा के बीज यहीं पड़े। और ये भी दिलचस्प है कि जब वे 1888 में वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए तो वहां भी वे सिर्फ कानून नहीं पढ़ रहे थे। नहीं, उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल पढ़ी, गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा। तो एक तरह से वे दुनिया के अलग अलग विचारों को अपने अंदर समेट रहे थे। बिल्कुल, वो एक खोज कर रहे थे। लेकिन जब वे 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे तो कहानी में एक अजीब मोड़ आया। उन्हें बॉम्बे में वकालत में खास सफलता नहीं मिली। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वे कोर्ट में बहस करने में बहुत झिझकते थे। बहुत ज्यादा। उनका आत्मविश्वास इतना कम था कि कहते हैं पहले ही केस में उनकी जुबान लड़खड़ा गई और उन्हें बैठना पड़ा। ये सोचना भी हैरान करता है, जो व्यक्ति भारत में एक केस पर बहस नहीं कर पा रहा था वो कुछ ही सालों में एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ बहस करने वाला था। सही बात है। तो एक तरह से 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। नहीं, वो खुद को साबित करने का एक मौका भी था। हाँ, एक भारतीय फर्म ने उन्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कानूनी सलाहकार के रूप में बुलाया था, लेकिन वो 1 साल 21 साल में बदल गया। 21 साल। और वो जगह दक्षिण अफ्रीका उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। और उस प्रयोगशाला में पहला और सबसे विस्फोटक प्रयोग वो उनके साथ ही हो गया। हाँ, वो मशहूर ट्रेन वाली घटना। मैं बस कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं। एक युवा वकील, फर्स्ट क्लास का टिकट उसकी जेब में है और उसे सिर्फ उसकी चमड़ी के रंग की वजह से सामान समेत ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। उस एक ठंडी रात में पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर बैठे हुए उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? गुस्सा, बेबसी या एक संकल्प? शायद तीनों। उस अपमान के घूंट ने मोहनदास के अंदर एक ज्वाला जला दी। लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत अपमान की बात नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि ये उनकी पूरी कौम का, हर भारतीय का अपमान है। यहीं पर उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये था कि लड़ा कैसे जाए, हिंसा से, नफरत से। और यहीं पर उनके वो बचपन के संस्कार और उनकी पढ़ी हुई किताबें काम आई। यहीं से सत्याग्रह का विचार पैदा हुआ। हाँ, और सत्याग्रह का मतलब सिर्फ सत्य के लिए आग्रह नहीं था। ये पैसिव रेजिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध से बहुत अलग था। अच्छा, ये कैसे अलग था? देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध में आप शायद मजबूरी में या कमजोरी की वजह से हिंसा का प्रयोग नहीं करते, जबकि सत्याग्रह में आप नैतिक शक्ति के कारण अपनी ताकत के तौर पर अहिंसा को चुनते हैं। मतलब ये एक चॉइस है, मजबूरी नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि विरोधी के दिल और दिमाग को बदलने की एक तकनीक थी। गांधी का मानना था कि अन्याय करने वाला भी सत्य से अनजान एक पीड़ित ही है और सत्याग्रही का काम उसे सजा देना नहीं बल्कि उसे सत्य का एहसास कराना है। और ये सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं था, ये एक जीवन शैली भी बन रहा था। एकदम। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अपने आश्रम फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। यहाँ उन्होंने सादगी, सामुदायिक जीवन और आत्मनिर्भरता के प्रयोग किए। तो जो गांधी 1915 में भारत लौटे वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि एक जीवन शैली के दार्शनिक भी बन चुके थे। एकदम सही। वे एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान थे और भारत ने उनका स्वागत भी एक नायक की तरह किया।
रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। लेकिन भारत आते ही उन्होंने कोई राष्ट्रीय आंदोलन शुरू नहीं कर दिया। नहीं, जो कि कोई भी और नेता शायद करता। हाँ, अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने पहले 1 साल अपने कान खुले और मुंह बंद रखा। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, वो भी ट्रेन के 3रे दर्जे के डिब्बे में। हाँ, वो भारत की आत्मा को, उसकी गरीबी, उसकी जातियों और उसकी असली समस्याओं को समझना चाहते थे। तो ये उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। बहुत अहम। वे समझ गए थे कि भारत की असली ताकत उसके गांवों और किसानों में है, न कि बॉम्बे और कलकत्ता के पढ़े लिखे अभिजात वर्ग में। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इसके बाद भी उन्होंने सीधे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन क्यों नहीं शुरू किया? उन्होंने 1917 में चंपारण और 1918 में अहमदाबाद जैसे स्थानीय मुद्दों को ही क्यों चुना? ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा। इन छोटे आंदोलनों के 3 बड़े मकसद थे। पहला, अपने सत्याग्रह के हथियार को भारतीय जमीन पर परखना। दूसरा, स्थानीय लोगों की समस्याओं को हल करके देश की जनता का भरोसा जीतना। और तीसरा कांग्रेस पार्टी के भीतर के उन नेताओं को दिखाना जो उनके तरीकों पर शक करते थे कि अहिंसा सिर्फ एक नैतिक विचार नहीं बल्कि एक प्रभावी राजनीतिक हथियार भी है। तो चंपारण और अहमदाबाद की सफलता ने गांधी को भारतीय राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। बिल्कुल। तो ये एक तरह से बड़े युद्ध से पहले की तैयारी थी। और फिर वो दौर आया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था 1930 का असहयोग आंदोलन। इसका विचार ही क्रांतिकारी था कि हम तुम्हारे शासन में सहयोग ही नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक कमाल का आइडिया था। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन की वैधता पर ही सवाल उठा रहा था। गांधी का तर्क सीधा था, अंग्रेज मुट्ठी भर हैं, वे हम पर इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि हम ही उनका सहयोग कर रहे हैं। हाँ, वकील बनकर उनकी अदालतों में, शिक्षक बनकर उनके स्कूलों में और सिपाही बनकर उनकी सेना में। जिस दिन हम ये सहयोग वापस ले लेंगे, ये साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की एक हिंसक घटना के बाद गांधी ने अचानक ये आंदोलन वापस ले लिया। उस समय वे अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। कई बड़े नेता उनके इस फैसले से नाराज थे। हाँ, और ये फैसला आज भी बहस का विषय है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? और यही गांधी को दूसरों से अलग करता है। उनके लिए साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना जरूरी था। उनका लक्ष्य सिर्फ आजादी पाना नहीं था, बल्कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाना था। मतलब रास्ता भी उतना ही जरूरी था जितनी मंजिल। बिल्कुल। उन्हें लगा कि देश अभी बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, और अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो वे अपने मूल सिद्धांत से ही भटक जाएंगे। यह उनके लिए राजनीतिक नुकसान से कहीं बड़ी हार होती। तो असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश राज को एक तगड़ा झटका तो दिया, लेकिन पूरी तरह से उखाड़ नहीं सका। हाँ। ऐसा लगता है कि गांधी को एहसास हुआ कि अब दाव और बड़ा करना होगा। हाँ। और इस बार उन्होंने एक ऐसी चीज को अपना हथियार बनाया जो हर भारतीय की रसोई में थी, नमक एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक चॉइस थी। ये सिर्फ प्रतीक नहीं था। उस समय ब्रिटिश सरकार का नमक बनाने और बेचने पर एकाधिकार था और वे इस पर भारी कर लगाते थे। मतलब भारत के सबसे करीब लोग भी अपने ही समुद्र से बना नमक बिना टैक्स दिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सोचिए, गांधी ने इस एक कानून से ब्रिटिश शासन के 2 सबसे क्रूर पहलुओं को उजागर कर दिया, आर्थिक शोषण और आम आदमी के जीवन पर अन्यायपूर्ण नियंत्रण। और 1930 का वो दांडी मार्च 78 लोगों के साथ शुरू हुई एक यात्रा, और खत्म होते होते लाखों लोग जुड़ गए। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा कि उन्होंने अपने 20 साल के करियर में इतनी भयावह हिंसा नहीं देखी जितनी उन्होंने धरसाना में सत्याग्रहियों पर होते हुए देखी, जो शांति से लाठियां खा रहे थे पर पीछे नहीं हट रहे थे। उस एक मार्च ने ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक अधिकार की धज्जियां उड़ा दी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक तरफ एक अहिंसक नैतिक शक्ति है और दूसरी तरफ एक क्रूर दमनकारी सत्ता। ये लड़ाई हथियारों के नहीं, विचारों की बन गई थी। बिल्कुल। और फिर आता है अंतिम और सबसे बड़ा संघर्ष, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो। हाँ, करो या मरो। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी ने ये नारा दिया। ये नारा उनके बाकी सिद्धांतों से थोड़ा अलग नहीं लगता। इसमें एक तरह की अंतिम चेतावनी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। करो या मरो का मतलब हिंसा करना नहीं था। गांधी ने इसे साफ किया था। तो फिर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब हम गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे।
ये अहिंसक दृढ़ संकल्प की पराकाष्ठा थी, एक तरह का अल्टीमेटम। हाँ, ये अंग्रेजों के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि अब बातचीत का समय खत्म हो गया है, अब उन्हें भारत छोड़ना ही होगा। तो इन तीनों बड़े आंदोलनों के जरिए गांधी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया और इसीलिए देश ने उन्हें प्रेम और सम्मान से राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार किया। हाँ, लेकिन कहानी का अंत सुखद नहीं है। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद तो हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ देश के विभाजन का एक गहरा जख्म भी मिला। स्रोत हमें बताता है कि गांधी जी इस बंटवारे से इतने दुखी थे कि उन्होंने आजादी के जश्न में भी हिस्सा नहीं लिया। वो कहां थे उस दिन? जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब गांधी जी बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदू मुस्लिम दंगों की आग बुझाने के लिए नंगे पैर गांव-गांव घूम रहे थे। ये सवाल मन में आता है कि जिस आजादी के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, उस आजादी के मिलने पर वे खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका सपना सिर्फ राजनीतिक आजादी का नहीं था, उनका सपना था स्वराज का, स्वयं पर राज। हाँ, और उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जो एकजुट हो, शांतिपूर्ण हो, जहां हर धर्म के लोग मिलके रह सकें और जो अपने गांव में आत्मनिर्भर हो। और विभाजन ने उस सपने के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल, उन्हें लगा कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन स्वराज अभी बहुत दूर है। और फिर वो दुखद दिन आया, 30 जनवरी 1948। नई दिल्ली के बिरला हाउस में वे एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन अहिंसा के लिए समर्पित कर दिया, उसका अंत हिंसा से हुआ। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। तो इस पूरी यात्रा को देखें तो गांधी का जीवन सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं है। नहीं, ये सत्य, अहिंसा और आत्मबल के साथ किए गए एक निरंतर प्रयोग की कहानी है। उनकी सबसे बड़ी सीख शायद ये थी कि नैतिक शक्ति शारीरिक या सैन्य शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी सबसे बड़े साम्राज्यों को झुकाया जा सकता है। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर वो सत्य के साथ खड़ा है तो इतिहास की धारा बदल सकता है। हाँ, और ये चर्चा एक विचार छोड़ जाती है। स्रोत में सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह का बार बार जिक्र हुआ है। हाँ, आज की इस दुनिया में जहां सूचना और गलत सूचना का प्रवाह बहुत तेज है, जहां सोशल मीडिया पर सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सत्य पर आग्रह करने का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात।